चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके पहले पढ़े थे आयनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों थोड़ी रिलेटेड एक दूसरे से। इसका रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोथ आर रिलेटेड टू अ सिंगल एटम, जिसमें एक में हम एनर्जी दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन निकल पाए और एक में एनर्जी निकल रही है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से। चलिए, हमने देखा था कि नॉन मेटल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इट विल रिलीज एनर्जी, तो उसको अपन ने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया था। तो नेगेटिव साइन का मतलब बस यही था कि द एनर्जी इज रिलीज एंड नथिंग एल्स। नेगेटिव का और कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कुछ होती नहीं है ना। एनर्जी तो एनर्जी है, पॉजिटिव ही होगी, है ना। बस उसका नेगेटिव और पॉजिटिव हम क्यों लिख रहे हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि कहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ रहे हैं क्या? उसके अलावा हमने इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा था। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अगर, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को बैठाने के लिए जल्दी से। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। अब हमको पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फोन बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, therefore the electron gain enthalpy becomes more and more negative। यानी कि आप बोल सकते हो कि मेटल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी, या हो सकता है पॉजिटिव भी हो। पर जैसे जैसे अपन राइट में यानी कि नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। ये अच्छी बात है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन बैठा पा रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन बदले में बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन जब वो बाहर था तब उसके पास बहुत सारी एनर्जी थी, पर अब वो बैठ गया है तो वो बाउंड हो चुका है, तो वो एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर देगा। समझ रहे हैं? ठीक है। और व्हेन गोइंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी शेल दूर होते जा रहा है, और वहीं तो इलेक्ट्रॉन को बैठना है, तो न्यूक्लियस ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा उसको बैठने में, तो यहाँ पे वो कम नेगेटिव होती जाएगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम लेस नेगेटिव। ऊपर वालों की ज्यादा नेगेटिव होगी, नीचे वालों की कम नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो इसी से अपन कंक्लूड किए थे कि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्सेप्शन था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होता है। इसलिए अपन ने लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव या सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में बैठा सकता है वो है क्लोरीन। समझ गए? अपन तो वैल्यू भी लिखे थे क्या शायद, -349 ऐसा कुछ वैल्यू नहीं लिखे थे क्या? -349 क्लोरीन के लिखे थे, और उसके लिए क्या लिखे थे? फ्लोरीन के लिए 328। ठीक है, तो इसलिए अपन लास्ट कंक्लूजन ये निकाले थे कि क्लोरीन हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उधर हमने क्या बात की थी कि सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है। वहां कम वाला अच्छा था, क्योंकि कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा ना, तो अच्छी बात है मेटल के लिए। मेटल तो चाहते ही है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो अगर वो कम एनर्जी में हो रहा है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ज्यादा अच्छा नॉन मेटल है। समझिए क्या दोनों केस? हाँ, मेटल के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम उतना अच्छा मेटल, उतना रिएक्टिव मेटल। एंड नॉन मेटल केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन बैठा है, उतना अच्छा नॉन मेटल। क्लियर है? ठीक। तो लास्ट एंड किए थे अपन कहां पे लास्ट, मुझे बताना। वेरिएशन लिख लिए थे क्या? और वेरिएशन लिख लिए थे अपन दोनों का ना, कि अलोंग द पीरियड क्या होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है। चलिए, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, हैंड डालेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एटॉमिक साइज, दूसरी पढ़ी हमने, वाह, प्रॉपर्टी न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइफन डाल के लिखना इसका डेफिनेशन।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी of an atom, it is the tendency of an atom। अभी तक इसके पहले जो दो पढ़े थे वो दोनों एनर्जी था। अपना अपना डेफिनेशन कैसे चालू करते थे, द एनर्जी रिक्वायर्ड या द एनर्जी रिलीज्ड, तो दोस टू वर एनर्जीज। ये एनर्जी नहीं है, ये टेंडेंसी है ना। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons towards itself, shared pair of electrons towards itself in a covalent bond, in a covalent bond, in a covalent बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ी है, राइट? जैसे H और Cl के बीच में कैसी बॉन्ड बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगी? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल, और दोनों को एक एक चाहिए ना। हाइड्रोजन को एक चाहिए ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके, और उसको एक चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो दोनों एक दूसरे को देने से तो रहे इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों के बीच में शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो हाइड्रोजन का भी है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स के भी है। समझ रहे हैं क्या? इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कितना कितना बॉन्ड बना उनके बीच में? सिंगल, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लाइकवाइज ऑक्सीजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बट डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपन पढ़े हैं कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। बात यहां पे क्या आ रही है कि एक बार शेयरिंग तो हो चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो दोनों का होगा ना। बट अब क्या होता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। उसका रीजन है कि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपने जो डेफिनेशन लिखी है वो यही लिखे है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron towards itself in a covalent bond। जब आपके बीच में, दोनों के बीच में शेयरिंग हो चुकी है तो उसको बीच में रहना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है अपनी तरफ, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है ना। मोर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो खींचेगा नहीं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और वही दूसरी तरफ हाइड्रोजन छोटा सा है, एक ही प्रोटॉन है बेचारे के पास, और क्लोरीन के पास तो 17 प्रोटॉन है। तो 17 प्रोटॉन वाला नहीं खींचेगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ। तो इसलिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। इसलिए अपन दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते थे, एक पोलार और एक नॉन पोलार। ऐसे खिंचाव से क्या होगा पता है, क्लोरीन को भले वो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा मिला नहीं, बट एटलीस्ट उसके तरफ ज्यादा तो है, तो इसलिए इट गेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड बदले में हाइड्रोजन को मिल जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम हैपेंस इन वाटर आल्सो। वाटर में क्या होता है, ये आपके 2H और ये O, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगेन O इज मोर नॉन मेटालिक देन हाइड्रोजन, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इट गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बदले में हाइड्रोजन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो रहे हैं ना। देखो आयनिक बॉन्ड में तो पोल्स होते ही, हमको पता है, दो आयंस मिले आपस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है और बॉन्ड बनी है। NaCl प्योर Na पॉजिटिव होता है, फुल पॉजिटिव, कोई पार्शियल आर्शियल नहीं, और Cl फुल नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वहां तो प्रॉपर Na ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ ही दिया है 8 होने के लिए, और क्लोरीन ने प्रॉपर वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। वहां कोई शेयर होकर के खींचे नहीं है, वहां पहले से ही सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था और क्लोरीन ने वो पूरी तरीके से ले लिया था। इसलिए सोडियम गॉट अ फुल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन गॉट अ फुल नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बन गए बॉन्ड NaCl। तो ये तो आयनिक है, यहाँ तो पोल्स है, हमको पता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोल्स होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन, इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम नहीं है, एक कम है दूसरा ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा,
इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे को मिल जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पोल्स दिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये डाइपोल कहलाते हैं, डाइपोल। दो अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो डाइपोल। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इनको कहते हैं अपन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? पोलार कोवेलेंट तो है, पर पोलार क्यों? क्योंकि इनके अंदर पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर वही जब मैं बात करूंगा कि क्लोरीन की Cl2, यहां कैसा होगा? यहां तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो डिफरेंस इज जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो, तो यहां पे कोई पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, किसी को पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एंड दिस इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है? ठीक है, चलो क्या लिखे आप लोग? itself in a covalent bond, यहां तक लिखे थे ना? फुल स्टॉप रखेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। ऐसा सिंबल बनाना, ये सिंबल है उसका, और ब्रैकेट में लिख लेना KII या CHI भी बोलते हैं। प्रोनाउंस तो यही कर रहे हैं ना, CHI भले उसकी स्पेलिंग होगी, बट प्रोनाउंस अपन KII काई कर रहे हैं, वरना वो करते तो चाई हो जाता है ना। तो द प्रोनाउंसिएशन इज काई, और थोड़ा एक्स जैसा ही है ना वो, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एक्स। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी of an atom, of an atom in the bonded state, in the bonded state. Electronegativity is a property of an atom in the bonded state. इसके पिछली जो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो तो आइसोलेटेड लिखते थे ना अपन। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दोगे, वो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को बैठाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो देयर वी वर डीलिंग विद सिंगल एटम, बट यहाँ पे सिंगल एटम नहीं है। कंपाउंड बनने के बाद उसका क्या स्टेट है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी प्रॉपर्टी है? जो एटम के कंबाइंड स्टेट में डील कर रही है, नॉट उसके आइसोलेटेड स्टेट में। अकेला एटम नहीं है, साथ में कॉम्बाइन कर रहा है ना, कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिटलेस एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। नॉन मेजरेबल, अब नॉन मेजरेबल है तो वैल्यू कहां से आ गई फिर? और वैल्यू नहीं होगी तो यूनिट होगी नहीं, है ना। इट इज अ यूनिटलेस एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, बट तब भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग स्केल बनाया था हर वैल्यू, हर एटम को एक वैल्यू देने के लिए, जिसमें उन्होंने सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन माना और उसको वैल्यू दे दी 4। अब अगर ये हाईएस्ट वैल्यू तो बाकियों की वैल्यू इससे कम होगी, तो वो स्केल था पॉलिंग स्केल। उसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे, बट पॉलिंग स्केल को सबसे बेस्ट माना गया, बाकी जितने भी उस समय स्केल लोग इन्वेंट कर रहे थे उसके हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में इसके बारे में लिखते हैं, लिखेंगे नीचे, अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स, a number of numerical scales, a number of numerical scales of electronegativity, a number of numerical scales of electronegativity, such as Pauling scale, Pauling, Pauling scale, कॉमा एक और लिखेंगे, म्यूलिकन, म्यूलिकन जैफ स्केल, एंड थर्ड Aldred Roschow scale.
ALLRED, Allred Rashaw scale have been developed. Have been developed. Out of these have been developed. तीनों स्केल के नाम लिखे. Have been developed. Out of these, Pauling scale is widely used. Pauling scale is widely used. Widely used. Pauling scale is widely used. Full stop. He gave a relationship between. He gave a relationship between. He gave a relationship between the difference in the electronegativity of two atoms. The difference in the electronegativities of two atoms. रिलेशनशिप लिखना, ये लाइन, ये आपका इक्वेशन है ना, और उसमें डेल का मतलब क्या है वो नीचे लिखा हुआ है. पेयर डेल्टा या डेल बोल लो इज इक्वल्स टू ई ए बी माइनस अंडर रूट में ई ए इंटू ई बी बी. ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमको इसके न्यूमेरिकल आएंगे जहां आपको वैल्यू पुट करके कुछ आंसर निकालना है. ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज की आप कहीं ये फॉर्मूला देखो तो आपको पता रहे कि हाँ ये हमने कहाँ देखा था कहीं. जस्ट लाइक जैसे हमने सेकंड यूनिट में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन देखा था, याद है आपको? स्क्रॉडिंजर जो थे, यूनिट नंबर 2 पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको कहा था कि ये इक्वेशन से हमको कुछ वैल्यू नहीं निकालनी है, बस जस्ट जनरल नॉलेज के लिए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज गिवन बाय स्क्रॉडिंजर, और वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्स वाई जेड एक्सिस से इस इक्वेशन से निकालते थे. ठीक है, तो बस वो काइंड ऑफ जनरल नॉलेज के पर्पस के लिए अपन ये इक्वेशन लिख रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाकी इनका इसका मतलब क्या क्या अपन समझ लेते हैं. अगर एक कंपाउंड है ए बी नाम का, जैसे HCl था, वैसे ए बी नाम का एक कंपाउंड है जहां पे काई ए का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और काई बी का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी. करेक्ट. इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.1017 अंडर रूट में डेल्टा, जहां पे डेल्टा का क्या मीनिंग है? ईएबी का मतलब होता है, ई मतलब एनर्जी है. देखो, आपको ए बी को अगर तोड़ना है तो यू हैव टू गिव सम एनर्जी. समझ रहे हैं क्या? उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी. एनर्जी एंथैल्पी अपन यूज कर रहे थे ना अभी भी. एंथैल्पी मतलब एनर्जी ही होता है. समझ रहे हैं क्या? तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो ये बॉन्ड अगर तोड़नी है मुझे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो ये है माइनस. अगेन अब ये क्या होगा, ए के बीच की बॉन्ड अगर तोड़नी है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और बीबी के बीच की बॉन्ड तोड़नी है तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इसका डिफरेंस आपका डेल्टा होता है. यहां पुट करेंगे तो हमारे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. समझ रहे हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे. वेयर वेयर आप इनकी वैल्यूज तो लिख लो क्या क्या है. वेयर ई ए बी वेयर ई ए बी comma EAA and EBB are bond dissociation enthalpies. Are bond dissociation enthalpies. Are bond dissociation enthalpies. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना. Pauling assigned a value of 4. Pauling assigned a value of 4. Pauling assigned a value of 4 to fluorine. To fluorine. Bracket में the element having the greatest ability. The element having the greatest ability. The element having the
greatest ability to attract electrons, to attract electrons, to attract electrons. ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 है, बाकियों की वैल्यू 4 से कम है. सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होना चाहिए फिर? ये तो ऑक्सीजन है ना, उसके नीचे वाला क्लोरीन नहीं होता ना. समझ रहे क्या? वेरिएशन देखते हैं इसका कैसा वेरिएशन होगा. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अगर अपन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए. तब तो फ्लोरीन जो हमारा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है 4, मतलब बाकी की वैल्यू उससे कम होगी, तो इंक्रीज हो रहा है ना लेफ्ट टू राइट. और व्हाट अबाउट ग्रुप में? टॉप टू बॉटम डिक्रीज. ये तो मैंने पहले भी कहा ना आपको कि जो प्रॉपर्टी पीरियड में इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगी. और होनी भी चाहिए. फ्लोरीन सबसे ज्यादा है 4, नीचे वाले इनसे कम होंगे. तो ऑक्सीजन जो है उसकी वैल्यू होती है 3.5. ये आपका सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. ठीक है, और वैसे भी देखो ये ऑर्डर याद रखना आसान है. हमें पता है ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में कौन होता है? मेटल्स. मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी ना है, वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो कम ही होगी ना. तो कम से ज्यादा, समझ गया? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज. क्लियर है? चलिए वेरिएशन लिखते हैं इसका. लिखेगा नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल. क्या कर रहे हो तुम लोग? आर्यन क्या है? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल. हाँ, दोनों एक साथ लिखते हैं. नीचे लिखेंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. हाँ, the electronegativity values increase along a period, increase along a period from left to right, increase along a period from left to right and decrease down a group, and decrease down and decrease down a group. ठीक है, इसका रीजन ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया कि मेटल से नॉन मेटल में जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो बढ़नी चाहिए. बट रीजन क्या है? सोचो एक बार. हाँ, किसी का भी बता दो, पीरियड का बता दो. चलो, लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ क्यों रही है? ये रीजन पूछ रहा हूं. ये रीजन मत देना ना कि मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हैं तो बढ़ रही है. नहीं, कुछ और रीजन. बेस्ड ऑन मे बी साइज, बेस्ड ऑन न्यूक्लियर चार्ज. इन दोनों को सोच के आप बताइए कि क्या होना चाहिए. मतलब क्या होना चाहिए वो तो बता दिया मैंने, रीजन क्या होना चाहिए. यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन. देखो लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. अब देखो जो एटम कंबाइन होते हैं ना, ये होती कोवेलेंट बॉन्ड. आपको याद है कोवेलेंट बॉन्ड हमने बनाई है? कब बनाई थी? कोवेलेंट रेडियस निकालते वक्त, याद है? तो आप लोगों ने बोला था सर ये तो ओवरलैप कर रहा है तो रेडियस कम आएगा. ऐसे तो निकाल रहे थे ना, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ, दैट वाज द कोवेलेंट रेडियस, जो कि कम आना चाहिए. आएगा भी ना, क्योंकि अपन ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, राइट? तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड वाला, याद है? इसका मैंने शेप भी बताया था आपको. दो अंडा फोड़ के डालोगे पैन में तो ऐसे ही कुछ दिखेगा. बीच में न्यूक्लियस है, ये वो येलो येलो पार्ट है, और उन दोनों येलो पार्ट के बीच में कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसा वाला. वही मॉलिक्यूल का शेप है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन खींचने वाला है अपनी तरफ? न्यूक्लियस, है ना? तो अगर ये न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो खिंचाव ज्यादा नहीं होगा. तो लेफ्ट टू राइट जैसे अपन जा रहे हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उससे क्या होगा? ये खिंचाव बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगी. चलो डाउन द ग्रुप, इसमें क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है. अब साइज बढ़ रहा है, सोचो कि लिथियम का साइज ये है ना,
लेट्स से LiCl और NaCl में कंपैरिजन कर लेते हैं अपन, LiCl और NaCl। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, ये खैर इसमें तो आयनिक बॉन्ड बनती है, अपन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। इन दोनों को ना लेकर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, या चलो साइज समझते हैं ना अपन। ये एटम इसके साथ इलेक्ट्रोवैलेंट सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इससे थोड़ा बड़ा एटम इसके साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये वाला एटम दोनों के लिए कॉमन है, बट एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो इसका डिस्टेंस शेयर्ड पेयर से कम है और इसका डिस्टेंस शेयर्ड पेयर से ज्यादा है। तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जिसका डिस्टेंस कम है, यानी कि जिसका साइज छोटा है। देखो साइज छोटा, ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है। अब समझ, बॉन्ड लेंथ का मतलब समझ गए ना? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस को तो बॉन्ड लेंथ लिखा था अपन ने, और इसी को तो हाफ किए थे। मैंने वहां पे लिखा था ना बॉन्ड लेंथ। फिर मैंने ये भी कहा था कि अपन इसको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जो दो के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है उनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस का डिस्टेंस। हाइड्रोजन में H और H, ये उसका न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। समझ रहे हैं क्या? तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी नहीं, साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। कहने का मतलब न्यूक्लियस उस शेयर्ड पेयर से दूर जा रहा है, तो अट्रैक्शन भी कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। समझ रहे क्या? तो जो एटम छोटा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्लियर है? चलो दोनों लाइन, दोनों के लिए रीजन लिखते हैं। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज this is because as we move along the period, this is because as we move along the period, from left to right, ये ध्यान रखना ना, कई बार क्वेश्चन घुमा के देता, राइट टू लेफ्ट बोल देगा, पूरा कंसेप्ट उल्टा करना पड़ेगा फिर अपन को। समझ रहे हैं क्या? इसलिए रटना नहीं है कुछ भी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट nuclear charge increases, nuclear charge increases and atomic radius क्या डिक्रीज। याद है ना, लेफ्ट टू राइट में साइज छोटा होता जाता है, atomic radius decreases, whereas when we move whereas when we move down the table, down the group, whereas when we move down the group, atomic radius as well as shielding effect, याद आ रहा है? ये भी तो बढ़ेगा। रिपल्शन होगा तो भी तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है ना, और दोनों ही केस में अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा। तो क्या लिखे? एटॉमिक रेडियस एज वेल एज शील्डिंग इफेक्ट। एक और नाम क्या था शील्डिंग इफेक्ट का? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस एज वेल एज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, फुल स्टॉप। दस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Thus, fluorine is the most electronegative element. Thus, fluorine is the most electronegative element. And cesium is the क्या? अब यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव की least electronegative element. Fluorine is the most electronegative element, and cesium is the least electronegative element. Done. Next लिखना, factors affecting electronegativity. Factors affecting electronegativity. Factors affecting electronegativity. हाँ वो तो रहेगा ही, उसके अलावा कुछ और लिखेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज तो लिख दिया अपन, उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है। फर्स्ट लिखेगा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? पर ये वर्ड तो सुना होगा ना आपने पहले कभी? नहीं सुना, पहली बार सुन? हाँ, दो का मिक्सिंग करते हैं ना अपन, वो उसमें पढ़ते थे सीड्स, कि सीड्स की क्वालिटी सुधारने के लिए अपन उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उससे उसकी क्वालिटी सुधर जाती है ना, ऐसा पढ़ते थे ना। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किसका कर रहे हैं? यहाँ तो सीड नहीं है ना, यहाँ क्या है? ऑर्बिटल्स है। क्या है? ऑर्बिटल। हमको पता है एस ऑर्बिटल ये होता है स्फेरिकल, याद है ना? एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। और पी का डम्बल और डी का डबल डम्बल, समझ रहे? और सबकी एनर्जी भी अलग अलग होती है ना। अरे क्या बात है? ये क्या है आपका? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड तीनों की एनर्जी भी अलग अलग होती है, हमको पता है। उसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? एस की, पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, है ना? और शेप भी अलग अलग है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? हम उसी एटम के कुछ ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्सिंग कर देते हैं, ताकि जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी और उनका शेप सेम रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताना। 1s2, 2s2, 2p6 कहां से आ जाएगा? 6 तो है ही उसके पास, 2p2 हो गया 6, 2p2, राइट? इसमें दो है और इसमें दो है, करेक्ट? एक जंप करा के आगे ले जा सकते हैं क्या? करेगा ना, वो स्टेबिलिटी वाला। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो ये ऐसा हर बार नहीं होता ना कार्बन में, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तब होता है। एक्साइटेड स्टेट में मतलब जब उसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके चला जाएगा आगे, तो कुछ ऐसा दिखता है। एक एस और 3p कुछ इस तरीके के होते हैं, समझ रहे हैं क्या? अब देखो इन तीनों p का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। एक ये है आपका px, py, pz, और एस तो एक ही ओरिएंटेशन में है, स्फीयर है क्योंकि, ठीक है? अब जब कार्बन किसी के साथ बॉन्डिंग करता है ना, ध्यान से समझना, जब कार्बन किसी के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो ऐसे ऑर्बिटल लेकर नहीं जाता है, वो क्या करता है? अपने ही ऑर्बिटल को अंदर मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल बना लेता है। वो नए ऑर्बिटल कहलाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ऐसा वो बस दो कारणों से करता है, ताकि उसके ऑर्बिटल एक जैसे दिखे जो बॉन्डिंग करने जा रहे हैं किसी के साथ, और उनकी एनर्जी भी सेम हो, समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका एक एस और एक पी, अगर उसका एक एस और एक पी आपस में जुड़ जाए तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे और उनका नाम होगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इट इज जस्ट लाइक अगर आपने दो पेंट का डब्बा लिया है, एक व्हाइट पेंट और एक रेड पेंट, दो डब्बे हैं आपके पास, दो को मिक्स करोगे तो पिंक होगा। कितने डब्बे होंगे? दो होंगे ना भाई, दो डब्बे थे तो दो डब्बे पिंक के भी बनेंगे उतने साइज के। इन द सेम वे जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो दो नई ऑर्बिटल बनेंगी ऑफ सेम साइज, सेम एनर्जी, सेम शेप। वहां भी पूरा सेम हो गया ना, पहले रेड अलग था, व्हाइट अलग था, मिक्स होने के बाद एक नया कलर बन गया जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, पिंक। तो वहां यहां भी हम वही कर रहे हैं कि कार्बन अपने ये दोनों को जब मिक्स करेगा तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका शेप कुछ ऐसा होगा। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, फिर दूसरे वाले का भी छोटा लोब, बड़ा लोब। समझ रहे क्या? ये दो ऑर्बिटल बनेंगे। ये तो मैंने दो बार बना दिया है, पर वो दो ऑर्बिटल ऊपर बन चुके हैं, सुन रहे हैं क्या? एक एस और एक पी मिलके क्या बना है? दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बने हैं? दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर है? जिनका शेप और एनर्जी सेम होगी। एम आई क्लियर? अब अगर मैं इस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर और p कैरेक्टर देखूं कितना कितना है, तो दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन किए ना, उसको बनाने के लिए s भी एक था, p भी एक था, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना हुआ? 50-50%। s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर 50%। समझ रहे हैं क्या? अब अगर तीन आपस में मिक्स हुए होते तो sp2 हो जाता। क्या होता? sp2, p दो हो गए ना,
तो sp2, अब 3 को मिक्स कर रहे हैं, तो अब 3 नए बनेंगे, 3 नए बनेंगे ना, और वो 3 नए बन करके अगेन उनका भी शेप कैसा होगा, सेम लाइक दिस। अभी ये शेप में मत जाना कि सर आपने इसको ऐसे बनाया, इसको ट्रायंगल क्यों बनाया, और बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे ना, हम शेप में आएंगे। अभी आप ना ये जो पॉइंट है ना उसको बस समझने की कोशिश करना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उस ऑर्बिटल के पास इसको क्या बोलेंगे अपन, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, करेक्ट। और यहाँ पे हाँ sp2 आएगा ना, अपन ने एक s और 2 p लिया तो sp2 हो गया। यहाँ पे एक s और एक p था इसलिए sp नाम था। तो आप इमेजिन करो थर्ड वाला क्या होगा, sp3, जहां पे आपने एक s और तीनों p ले लिया, तो क्या हो जाएंगे, अब 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम क्या होगा, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अच्छा मैं इसमें कैरेक्टर की बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे अपन ने 50-50% लिया ना कैरेक्टर, तो यहाँ कितना होगा, 25 इसका, 25 इसका, क्यों भाई, जब 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, तीनों एक एक है ना, तो 33 नहीं होगा, 33.33, 33.33 एंड 33.33, अरे हाँ है ना। आपके पास एक एस है और 2 पी, यही तीनों मिलके तो ये बनाए ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी एक ऑर्बिटल का था, ये दोनों भी एक एक ऑर्बिटल लेकर आए, तो 33% कंट्रीब्यूशन इसका है, तो इनका भी 33.33 में नहीं जाते। एस कैरेक्टर का समझना है मुझे बस परसेंटेज। तो पहले वाले में कितना परसेंट एस कैरेक्टर था, 50, इसमें 33, और लास्ट वाले में बताओ मुझे जल्दी से, sp3 वाले में, हाँ 25, एस कैरेक्टर कितना होगा, 25, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, एक एस और 3 पी मिल करके 4 नए ऑर्बिटल बनाए, उनके नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वाला कितना, 25%, 25%, 25%, तो एस कैरेक्टर कितना हो गया, 25%। तो कंक्लूजन ये है ऐसा बताने का कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो एस कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में एस कैरेक्टर 33.33% होता है, और sp3 में एस कैरेक्टर 25% होता है, ठीक है। और मुझे बताना कि एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है कि दूर होता है, पास होता है। न्यूक्लियस ये है आपका, तो पहले 2 का एस होगा, फिर 2 का पी होता है, फिर 3 का एस होगा, फिर 3 का पी होता है, फिर 3 का डी होता है, समझ रहे हैं क्या, मतलब एस इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, वो न्यूक्लियस को हेल्प करेगा शेयर्ड पेयर को खींचने में, समझ रहे हैं क्या। तो मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारा टॉपिक क्या था, फर्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अपन को यही लिखना है कि sp hybridized orbital are more, sp hybridized carbon is more electronegative than sp2 hybridized carbon या sp3 hybridized carbon, समझ रहे हैं क्या। देखो अभी अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना तो और समझ में आएगा। मैं वहां पे आपको मीथेन, इथेन या अपना इथीन और इथाइन, याद है ये तीनों पहले मेंबर होते हैं ना, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के, इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। अभी स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखा रहा हूं इनका, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एस कैरेक्टर समझाने के लिए ये सब आपको कहानी बताया हाइब्रिडाइजेशन की, समझ रहे हैं क्या। तो मोर द एस कैरेक्टर, हाँ नहीं सबका होता है, अपन आएंगे उसमें, ठीक है। जब बॉन्डिंग होती है ना तो ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, इसमें पॉइंट लिखेंगे। हाँ लिखे, greater the s character of an hybridized orbital, greater the s character of hybridized orbital, greater the s character of hybridized orbital, greater is its electronegativity, greater is its electronegativity, hybridized orbital, greater the s character of hybridized orbital, greater is the electronegativity, that is that is that is a sp hybridized carbon, a sp small s small p लिखना है ना, कैपिटल नहीं, a sp hybridized carbon is more electronegative than a sp2 hybridized carbon,
a sp hybridized carbon is more electronegative than a sp2 hybridized carbon, which in turn is more electronegative than, which in turn is more electronegative than a sp3 hybridized carbon, which in turn is more electronegative than a sp3 hybridized carbon. फिर से रिपीट कर रहा हूं, दैट इज अ sp hybridized carbon जिसके पास s कैरेक्टर 50% है, is more electronegative than a sp2 hybridized carbon, which in turn is more electronegative than a sp3 जिसके पास सिर्फ 25% है s कैरेक्टर. ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट लिखेंगे. सेकेंड फैक्टर लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट तो पढ़े ना रेडॉक्स में, रिवाइज कर रहे हो कि नहीं संडे टेस्ट के लिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट हाइफन डाल के लिखेंगे. एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, as the oxidation state of the element increases, एक एग्जांपल है ना, Fe2 और Fe3 है ना, देखो आयरन है दोनों, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव. किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा? ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज मोर इज द अट्रैक्शन ना. अरे इलेक्ट्रॉन को खींचना है अल्टीमेटली. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी माइंड में आएगा ना, सबसे पहले आपका आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन खींचना है. तो 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में कौन ज्यादा खींचेगा? 3 पॉजिटिव, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी. तो आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे आगे क्या लिखा हमने, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, क्या लिखे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. समझ गए ना? As the oxidation state of the element increases, the electronegativity increases. Example में लिख लेना, electronegativity of Fe3 positive, electronegativity शॉर्ट फॉर्म में En लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ना, बार बार पूरा लिख रहे हैं. हाँ तो पहले से लिख, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव ब्रैकेट में 1.96 वैल्यू भी लिख लो. किसके अकॉर्डिंग? ये वैल्यू कहां से आई? पॉलिंग स्केल्स. हाँ क्या लिखिए, 1.96 Fe3 पॉजिटिव ब्रैकेट में 1.96 हैज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अच्छा एक सेकंड, क्या लिखियो, अब स्टार्ट कैसे किए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव, फिर हैज अ वापस मत लिखो, इज ग्रेटर देन Fe2 पॉजिटिव, सॉरी इज ग्रेटर देन Fe2 पॉजिटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव दैट इज 1.96 इज ग्रेटर देन Fe2 पॉजिटिव. उसकी वैल्यू भी लिख लो 1.83. 1.83 1.83. ठीक है, नहीं नहीं बस फ्लोरीन की याद रखना 4. ठीक है ठीक. नेक्स्ट साइड डालेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाँ नहीं नहीं नहीं, अगला हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ. हेडिंग सब सुन के नहीं समझ में आ रहा क्या कि अगला टॉपिक है? वहां था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है एप्लीकेशन. ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is useful in predicting. Electronegativity is useful in predicting. Electronegativity is useful in predicting
metallic comma non-metallic character, metallic comma non-metallic character of elements, metallic comma non-metallic character of elements and polarity of bonds. वही polar and non-polar, polarity of bonds. मतलब मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो वैल्यू देख करके। मतलब अगर दो की वैल्यू पता है आपको तो आप बता सकते हो, जैसे ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5 और फ्लोरीन की वैल्यू है 4, तो आप कंपेयर कर सकते हो ना कि कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है, फ्लोरीन, समझ रहे हैं, और कौन कौन कम नॉन मेटालिक है, तो वो है ऑक्सीजन। तो अपन को मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का पता चलता है बाय सीइंग द वैल्यू। और दूसरा आपको पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड को पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो वो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो अपन ने शुरू में देखा। आपको बताया ना मैंने, HCl and water are polar covalent compounds, whereas Cl2 is a non-polar covalent molecule. H2 हाइड्रोजन, इनके बीच में भी तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनी है, बट किसी को पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर कैसे डिसाइड कर रहे हैं, अगर एटम अलग अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, तो जाहिर सी बात है एक को पार्शियल नेगेटिव दूसरे को पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा, तो आ गया पोलर, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो उसको पहले लिखते हैं, हाँ हाँ, किससे, हाँ है ना, हुई ना, H2O तो था पोलर, H2O था ना, मैंने पार्शियल नेगेटिव बनाया था ना, ऑक्सीजन के ऊपर मैंने 2 पार्शियल नेगेटिव लगाया था और हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। और यहां भी अपने लगाया था, इसमें नहीं लगाया क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये दोनों पोलर है, समझ रहे हैं क्या। इसलिए ना नमक पानी में डिसॉल्व होता है, क्यों, क्योंकि नमक भी पोलर है। सॉल्युबिलिटी में एक कंसेप्ट चलता है हमारा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर एक पोलर सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट समझते हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर के सॉल्यूशन बनता है ना, तो अगर सॉल्यूट पोलर है तो उसको घुलने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए एक पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, समझ रहे हैं क्या। इसलिए NaCl या जो भी हमारे सॉल्ट होते हैं वो नमक पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, तभी अपन पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो पोलर इन नेचर है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखना, पहले मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखते हैं, फिर सेकंड पॉइंट में पोलर नॉन पोलर लिखेंगे। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, as the electronegativity increases, as the electronegativity increases, as the electronegativity increases, comma, the non-metallic character, as the electronegativity increases, the non-metallic character क्या increases, राइट सी बात है ना, 4 वाला ज्यादा नॉन मेटालिक है 3.5 वाले से, क्लियर है लाइन। इसी का उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, फुल स्टॉप लगा के लिखो, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, as the electronegativity decreases, the metallic character, सोच समझ के बोलो क्या लिख रहे हैं, increases, अरे क्यों डिक्रीजेस होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा ना, मेटालिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा, सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं अपन, as the electronegativity value decreases, तो दो चीजें लिख सकते थे अपन यहाँ पे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो अपन क्या लिखे मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, समझ गए दो लाइन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और उसको घटाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पोलर नॉन पोलर के बारे में लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट का हेडिंग भी डाल लो, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। कायदे से कोवेलेंट बॉन्ड को तो पोलैरिटी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन तो हो नहीं रहा है। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो वहां पे आता है कैट आयन, एन आयन, है ना। बट यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज नहीं कर रहा है, कंप्लीटली गेन नहीं कर रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो पोलैरिटी का कंसेप्ट आना ही नहीं चाहिए था। बट क्यों आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। अगर ये दोनों मेटल के बीच में, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्स्ट्रा खींचता नहीं और उसको नेगेटिव चार्ज मिलता नहीं। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसमें हाइफन डाल के लिखना, अ बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, अ बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, अ बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स is said to be a bond between two similar atoms. समझ के लिखना, कुछ पूछने वाला हूं मैं, है ना। A bond between two similar atom is said to be, क्या आएगा? पोलार की नॉन पोलार? सोच समझ के बताना ना। A bond between two similar atom is said to be नॉन पोलार। ये क्लोरीन सिमिलर एटम, सिमिलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी, तो डिफरेंस जीरो। हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस है कि नहीं है। अभी केस में नहीं है, तो नॉन पोलर इज सेड टू बी नॉन पोलर सिंस द शेयर्ड पेयर, since the shared pair is equally attracted, सही लिख रहे हैं, किसी के पास ज्यादा एक्स्ट्रा पावर नहीं है, दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ, is equally attracted by the two atoms, by the two atoms, by the two atoms as their electronegativity values are same, by two atoms as their electronegativity values are same. समझे क्या? एग्जाम्पल में लिख लो, H2, Cl2, O2, N2 etc. are non-polar. H2, N2, F2, O2, ना, Cl2 are non-polar molecules. Molecules तो है ना, अरे मॉलिक्यूल्स तो है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स तो है, बट किस टाइप के हैं? नॉन पोलर। रीजन है कि दोनों सिमिलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, तो नो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। दो आइसोटॉप के बीच में नहीं, प्रोटॉन तो सेम है ना, सिर्फ किसका डिफरेंस है? न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, और न्यूट्रॉन तो चार्ज में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं देता ना आपको। आपने क्या बोला कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सुन रहे हैं क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, तभी तो अपन लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज लिखे हैं। फॉलो कर रहे हैं? अब आप बोल रहे हो कि आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में तो तीनों में न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है, प्रोटॉन सेम है ना भाई। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तीनों में प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन बड़े हैं, और न्यूट्रॉन चार्ज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं क्या? नहीं, वो मास बढ़ाते हैं बस, बोझ है वो। क्या है? बोझ है वो। चलो आगे, नहीं, सेम रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, चलो पोलार के बारे में लिखते हैं एक लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन अलग अलग रहते हैं। हाँ करेगा तब। चलो जल्दी आगे। ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं अपन पोलार के बारे में, है ना। ऑन द अदर हैंड, if the electronegativity of two atoms, on the other hand, if the electronegativity of two atoms forming a bond, वो दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, फॉर्मिंग अ बॉन्ड इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, तब क्या होगा? शेयर्ड पेयर किसी एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, वो कौन होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कॉमा, द शेयर्ड पेयर, द शेयर्ड पेयर is attracted more towards, the shared pair is attracted more towards, the shared pair is attracted
more towards the more electronegative atom. The more electronegative atom. Pair attract towards more electronegative atom. इससे क्या होगा? एक को मिल जाएगा पार्शियल नेगेटिव, दूसरे को मिल जाएगा पार्शियल पॉजिटिव. फुल स्टॉप. As a result, the more electronegative atom, as a result, the more electronegative atom acquires a partial negative charge. पार्शियल जरूरी है ना, फुल्ली नेगेटिव नहीं मिला है. पार्शियल नेगेटिव चार्ज. The more electronegative atom acquires a partial negative charge and the less electronegative atom, कंटिन्यू करो, पूरा स्टेटमेंट लिखो जल्दी से. And the less electronegative atom, समझ के लिखिए, and the less electronegative atom acquires a partial positive charge. हो गए डेवलप पोल्स है ना. More electronegative atom acquires a partial negative charge and the less electronegative atom acquires a partial positive charge. Last line. As a result, two poles are developed. As a result, two poles are developed and the molecule is said to be क्या? Polar. And the molecule is said to be polar. The molecule is said to be polar. Example लिख लो. HF hydrogen fluoride, HCl, H2O, etc. हाँ, NaCl बोले. NaCl तो आयनिक कंपाउंड. HCl, हाँ HCl भी आ जाएगा. लिखा तुम क्या HCl? NaCl आयनिक कंपाउंड है भाई, उसमें कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव है. ठीक है, ठीक है. तो दिस वाज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी. ठीक है, एक आध प्रॉपर्टी और बची है ना. नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करते हैं चैप्टर. ठीक है, चलो, थैंक यू.